जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कक्षा 12 के लिए रहेगा, और इसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं। चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रिया। ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया को समझने से पहले मैं मानवीय क्रियाओं के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि प्राथमिक क्रिया भी मानवीय क्रियाकलाप है। आप जानते हैं कि मनुष्य प्राथमिक धरातल पर रहता है, धरातल पर रहते हुए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है, जिसमें उसके जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं और कुछ आय संबंधित पूर्तियां भी उसमें होती रहती है। ठीक है, तो जो मानवीय क्रियाकलाप है वो विभिन्न प्रक्रमों के आधार पर 4 प्रकार की प्रक्रिया सम्मिलित की गई है। मानवीय प्रक्रिया क्या है? 4 प्रकार की होती है। मैं टेबल बना दे रहा हूँ। मानवीय क्रियाएं जो मनुष्य क्रियाकलाप करता है और उनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारी होती है प्राथमिक क्रियाएं जो हम चैप्टर आज पढ़ेंगे। दूसरी होती है हमारी द्वितीयक, ठीक है, और तीसरी होती है हमारी तृतीयक क्रियाएं, और चौथी होती है हमारी चतुर्थ क्रियाएं। ठीक है, इन सभी में जो मनुष्य के क्रियाकलाप हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं की आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर प्राथमिक क्रिया। ठीक है, तो जल्दी देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्राथमिक क्रिया के बारे में। तो प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जो मनुष्य अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रह करके पूरी करता है और उसी के ऊपर निर्भर वो करता है और उससे कुछ आय की पूर्ति करता है, अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो हम जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनमें सम्मिलित करते हैं, जैसे मछली पालना, आखेट, भोजन संग्रह करना, या विभिन्न चारागाह या पशु चारण करना, तो ये हमारे पशुओं को पालना, ये कहलाता है हमारी प्राथमिक कुछ क्रियाएं होती हैं। यानी ये क्रियाएं प्राथमिक स्तर पर की जाती हैं। और एक तरह से देखें तो पशुपालन की बात की मैंने बात की मछली पालन की मैंने बात की, या मैंने आखेट की बात की, आखेट मतलब शिकार करने की मैंने बात की, या कृषि की मैंने बात की। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जो पूर्ण रूप से हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है, और प्राकृतिक पर्यावरण में रहते ही इनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। हमें अन्य क्रिया का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्राथमिक क्रिया में हमने क्या सम्मिलित किया है। अब हम जो चैप्टर है हमारा यहाँ शुरू हो रहा है प्राथमिक क्रिया से, और हम इसी प्रकार से अन्य क्रिया पढ़ते चले जाएंगे और हमारा चैप्टर अपना बढ़ता जाएगा। तो प्राथमिक क्रिया हमने बात की थी अभी। प्राथमिक क्रिया क्या होती है? पूर्ण रूप से प्रकृति के प्राकृतिक पर्यावरण पर, लिख लीजिए, प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होती है, पर निर्भर। उदाहरण क्या लिखिए? मैंने उदाहरण की बात की, आखेट कृषि, पशुपालन को पशु चारण भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। और मछली पालन की बात की, मछली पकड़ने की बात की, मछली पकड़ना आदि। ये क्या हमारे कुछ प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, ठीक है, जिनमें मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, और इसमें हमने कृषि की बात की, भोजन संग्रह की हमने बात की थी। अब हम इसी आधार पर सबसे पहला जो टॉपिक है प्राथमिक क्रियाओं का वो पढ़ेंगे, आखेट तथा भोजन संग्रह। आप जानते हैं मनुष्य खुद स्वयं एक प्राकृतिक प्राणी है, प्रकृति में ही उसका जन्म हुआ है, जैसे आदि मानव के रूप में आप जानते हैं। और जब जन्म लेने के बाद आदि मानव के रूप में मनुष्य को थोड़ा ज्ञान हुआ, उसकी भूख लगी, उसने विभिन्न अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रारंभ किया। कंदमूल जुटा करके पेड़ों की छालों से अपनी भूख को शांत करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसे क्या हुआ? ज्ञान होने लगा। उसे लगा कि जब उसकी भूख बढ़ने लगी तो उसने आसपास के जो जंगली जानवर हुआ करते थे उनको मार करके अपनी भोजन में सम्मिलित करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, प्राचीन बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। प्राथमिक क्रिया में हमने बात की थी कि हमारी पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है। तो हमने इसमें बात की थी आखेट की, भोजन संग्रह की, इसके बारे में आपने समझ लिया। तो प्राचीन जमाने में जब वह आखेट की प्रक्रिया करता था या भोजन संग्रह की प्रक्रिया करता था, तो उसने वनों की लकड़ी को काट करके उसको हथियार बनाना प्रारंभ किया, या उसके आसपास जो पत्थर या जो कंकड़ी मिलती थी उसको उसने लकड़ी और पत्थर की सहायता से उस जमाने के हथियार बनाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसका जीवन है
वो तकनीकी में होने लगा, उसका थोड़ा विकास होने लगा। धीरे धीरे क्या किया उसने, फिर वहीं अपनी भूमि को सम्मिलित किया, भूमि को साफ किया। साफ करने के बाद वहां पर उसने कुछ कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। तो ये हम बात करते हैं आखेट के भोजन संग्रह की बात। पूरे आखेट का जो थोड़ा भोजन संग्रह की जो बात की जाती है, तकनीकी उस समय बात कर रहे हैं, तकनीकी उस समय बहुत कम हुआ करती थी, या इस प्रकार के प्रक्रम में तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही कम तकनीकी की मदद लेने की आवश्यकता होती है। और अब बात करेंगे हम पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर विभिन्न क्रियाओं से ये हमारा जो प्राथमिक क्रिया है वो पूरी की जाती है। इसमें हमने शामिल किया है आखेट और भोजन संग्रह को। तो ठीक है, तो पूरे विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में हमने बात की आखेट और भोजन संग्रह की प्रक्रिया सम्मिलित है। तो दोनों भाग हैं, निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है जहाँ पर ये हमारी प्राथमिक क्रिया की जाती है, यानी प्राथमिक क्रियाओं के क्षेत्र, यानी आखेट का भोजन के क्षेत्र की हम बात करेंगे। इन क्षेत्रों में किन भागों में बात की जाती है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे निम्न अक्षांशों में, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे उच्च अक्षांशों में। इन दोनों विभागों में पूरे विश्व को डिवाइड करके इन दोनों भागों में क्या किया जाता है, प्राथमिक क्रियाएं पूरी की जा रही हैं, ठीक है। और हम अब हम बात करते हैं निम्न अक्षांशों की। तो निम्न अक्षांशों में हम सम्मिलित करेंगे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अफ्रीका, जो हमारे वैश्विक दृष्टि से निम्न अक्षांशों वाले क्षेत्रों में आते हैं। उदाहरण के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा, आपने कक्षा 11 में ये जान लिया होगा कि निम्न अक्षांश कौन से होते हैं और उच्च अक्षांश कौन से होते हैं। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। जीरो से हमारे जब ऊपर को अक्षांश शुरू होते हैं तो जीरो सबसे निम्न अक्षांश हमारा माना जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री हमारा अक्षांश, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये हमारा सबसे निम्न अक्षांश है। और इससे हम जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांशों का मान हमारा बढ़ता जाता है। तो ध्रुवों की ओर क्या होते हैं, ध्रुवों की ओर हमारे जो अक्षांश के मान है वो बढ़ते जाते हैं। तो ध्रुवों की ओर जाने वाले अक्षांशों को हम उच्च अक्षांश कहते हैं, ठीक है। इसमें एक क्षेत्र सम्मिलित किया गया है अक्षांशों में, अमेजिन नदी के क्षेत्र की बात की जा रही है। अमेजन नदी है, उसके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी अमेजन बेसिन। इन क्षेत्रों में क्या है, ये हमारे आखेट तथा भोजन संग्रह की प्रक्रिया की जा रही है, यानी प्राथमिक क्रिया की जा रही है। अब हम बात करते हैं उच्च अक्षांशों की। तो उच्च अक्षांशों में सम्मिलित किया गया है उच्च अक्षांशों में दक्षिणी चिली का क्षेत्र, चिली एक देश, उसकी बात की जा रही है। उत्तरी कनाडा की बात की जा रही है, उत्तरी कनाडा का क्षेत्र, और उत्तरी यूरेशिया का मतलब बात की जा रही है यूरोप प्लस एशिया के उत्तरी भाग, जिनमें जो उच्च अक्षांशों में सम्मिलित किए जाते हैं, जहां पर अभी आखेट का भोजन संग्रह की प्रक्रिया होती है। और इन क्षेत्रों में विभिन्न जनजातीय क्षेत्र हैं, या पहले होती थी, बात की जा रही है। और इनमें क्या है, धीरे तकनीकी ज्ञान हुआ। आखेट के बाद विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ थे और विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थ, जैसे चमड़े की बात कर रहे हैं, रंग बनाने की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे वो क्या प्रारंभ हो गई, ठीक है। तो ये हमारे भोजन तथा आखेट की हमने इनमें बात की जो वैश्विक स्तर पर है, ठीक है। केवल इतना ही हाईलाइट करेंगे। अगला टॉपिक हमारा आता है पशुपालन, ठीक है। धीरे धीरे शुरू किया, आपने देख लिया कि क्या क्या इसने आखेट करना शुरू कर दिया था आवश्यकता के लिए, और भोजन संग्रह शुरू कर दिया था, यानी कंदमूल इकट्ठा करना, विभिन्न प्रकार के जो जंगली पदार्थ हैं, जंगलों में पाए जाने वाले पदार्थों को इकट्ठा करना प्रारंभ उसने कर दिया था। ऐसे नंबर तो पाया जाता है पशुपालन या पशुचारण की हम बात करते हैं। तो अभी यहाँ तक आपने देखा कि अभी तक आपने सुना या आपने देखा कि जो आदि मानव के रूप में मनुष्य था, उसने केवल आखेट करके या कंदमूल खा करके अपना भोजन करना प्रारंभ किया था, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना प्रारंभ किया था। लेकिन कुछ समय पश्चात उसे ज्ञान हुआ, कुछ समय पश्चात उसे महसूस भी होने लगा कि केवल आखेट और कंदमूल के सहारे हमारा जीवन नहीं काटा जा सकता, जीवन नहीं चल सकता है। तो धीरे धीरे क्या किया उसने, जंगली जानवरों, कुछ जंगली जंतु थे, धीरे धीरे उनमें ही उनको पालना शुरू किया, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके लिए व्यवस्था करनी प्रारंभ कर दी, ठीक है। तो जिससे पशुपालन का प्रक्रम स्टार्ट हो गया, ठीक है, पशुपालन का प्रक्रम स्टार्ट हो गया। तो
और आज तक आप देख रहे हैं कि पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो पशुओं का इस्तेमाल विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आप करते हैं, दूध के लिए आप करते हैं, मांस के लिए आधुनिक समय में करने लगे हैं। इस प्रकार से इसका उपयोग बढ़ना प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब इसमें जो पशुपालन की बात करते हैं, आधुनिक समय में जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे जैसे तकनीकी आई, तो हमारे पशुपालन का जो प्रक्रिया है वही परिवर्तित होना प्रारंभ हो गया। तो अब हम जो पशुपालन है उसके दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप हमारा है चलवासी पशुपालन। दूसरा है व्यापारिक पशुपालन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चलवासी पशुपालन की। चलवासी पशुपालन पालन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न भागों के जो जनजातीय समूह हैं वो इस प्रकार के पालन को करते हैं। और प्राचीन समय में भी करने लगे थे। क्या करने लगे, जब जैसे पशु पाल रहे हैं केवल वो एक स्थान बदल करके अपने जीवन को चला रहे हैं। आज यहाँ पर हैं, यहाँ उन्होंने क्या किया, अपने निश्चित चरागाह निश्चित कर लिए, वहाँ चरने के बाद अपने पशुओं को पाला और उसके साथ साथ अपने हिसाब से वहाँ झूम कृषि की, स्थानांतरित कृषि की, यानी वनों में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वनों में गए और वनों में जाने के बाद वनों को साफ किया। वहाँ वनों को साफ करने के बाद वहाँ की मिट्टी से जैसे ज्ञान प्रारंभ किया उसने, वहाँ पर कृषि करने के बाद जब उसकी इच्छा हुई, अपनी इच्छा के अनुसार उसने क्या किया, फिर स्थान परिवर्तित किया। स्थान परिवर्तित करने के बाद से फिर किसी एक दूसरे निश्चित स्थान को चुना जहाँ पर उसके जो चरागाह हैं वो भी निश्चित हैं। चरागाह निश्चित होने के बाद से क्या किया, वहाँ के चरागाह पर जाकर अपने पशुओं को दोबारा से उन पर अधीन करके पाला और पालने के बाद फिर क्या हुआ, अपने जीवन यापन वहाँ पे किया। तो इस प्रकार जो पशुपालन किया जाता है, स्थान बदल कर पशुपालन किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, चलवासी पशुपालन या चलवासी पशुचालन कहा जाता है। ठीक है, तो चलवासी पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र हैं, सम्मिलित करते हैं। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर चलवासी पशुपालन किया जाता है। ठीक है, 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर चलवासी पशुपालन किया जाता है। तो पहले क्षेत्र की हम बात करेंगे, आपको देखते हैं चलवासी पशुचालन के क्षेत्र, यहाँ डिफाइन करते हैं चलवासी पशुपालन के क्षेत्र। पहला है प्रथम क्षेत्र, यानी पहला क्षेत्र। तो देखिए चलवासी पशुचालन का पहला क्षेत्र जो वैश्विक स्तर पे सम्मिलित किया गया है, वो सम्मिलित किया गया है वो हमारा है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया तथा चीन के मध्य। देख लीजिए आपको पसंद आएगा, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया तथा मध्य चीन तक। जो हमारा पहला क्षेत्र है वो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया तथा मध्य चीन तक ये फैला है। ठीक है, तो दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं। दूसरा क्षेत्र है यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा क्षेत्र तक। यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा क्षेत्र तक यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा क्षेत्र तक जो चलवासी पशुपालन का दूसरा क्षेत्र है वो इसका विस्तार फैला हुआ है, वहां तक फैला हुआ है। और तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी एशिया तथा मेडागास्कर के तट तक।
दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अफ्रीका तथा मैडागास्कर के तट तक ये तीसरे क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर है। यानी विश्व में प्रमुख जो चरवासी पशुपालन के क्षेत्र हैं वो 3 क्षेत्र हैं। इसके अलावा और भी जगह है लेकिन प्रमुखतया है मैं लिख रहा हूं। दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी अफ्रीका तथा मैडागास्कर के तट तक ये क्षेत्र हमारे हैं चरवासी पशुपालन के। ठीक है, अब आता है हमारा व्यापारिक पशुपालन या व्यापारिक पशुचारण। व्यापारिक पशुपालन यानी व्यापारिक स्तर पर जो पशुपालन किया जा रहा है, व्यापारिक पशुपालन। ठीक है, यानी व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला जो पशुपालन है तो हमारा व्यापारिक पशुपालन कहलाता है। इसमें क्या है, जिनका जो पशुपालन का उद्देश्य होता है दुग्ध व्यवसाय के लिए होता है, चमड़ा व्यवसाय के लिए होता है। इसमें आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो हमारे पशु चारा हैं वो निर्धारित किए जाते हैं और इस प्रकार का जो पशुपालन बड़े बड़े फार्मों के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है यही तक रहेगा, लेकिन मुझे याद आया है कि चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन होने भी रह गए हैं, तो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस में यहाँ पर लिख रहा हूं वो आपको करने होंगे। ठीक है, उनको आप नोटबुक में उतार लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी से लिखेंगे। लिंग अनुपात क्या है, दूसरा जनसंख्या परिवर्तन क्या है, नंबर 3 जनसंख्या परिवर्तन के प्रकार, कितने हैं। ठीक है, परिवार नियोजन के साधन क्या है। 4 क्वेश्चन लिखेंगे। आप एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रत्येक का करना है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन के कारकों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के कारणों या कारकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप इस चैप्टर में कर लें। चैप्टर आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर का नाम डाल देना केवल, अगर स्पेस नहीं रहा है तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं और मुझे फोटो जरूर भेजनी है जिससे मैं फाइंड आउट कर सकूं कि आप ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज तक की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें।